देश के शहीदों की याद में आप सब लोग जो इस गदर मेले में आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि इस साल दूसरी बार पंजाब की इस क्रांतिकारी भूमि पर पंजाब की उस महान विरासत से जुड़ने का मौका मिला है जिसके बिना इस देश के आजादी के आंदोलन का हिस्सा अधूरा सा महसूस होता है। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सामने खड़ा होने का, आप लोगों से रूबरू होने का। दोस्तों, शहीदों की याद में ये मेला किया जाता है और कहा जाता है कि शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन मसला सिर्फ मेले का नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, मुझे पंजाबी आती नहीं है, लेकिन एक साथी ने बताया कि जो लोग गाना गा रहे थे वो कह रहे थे कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, तलवार की धार पे चलना पड़ेगा। और ये बात तो तब और भी जरूरी हो जाती है जब इस देश का प्रधानमंत्री भी सिर्फ बात ही करता हो। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम बात कम करें और काम ज्यादा करें। सवाल ये है कि काम क्या है, क्या करें क्या ना करें। फैज अहमद फैज से आप लोग रूबरू होंगे, अपना ही हिस्सा था, कभी आजकल नहीं है। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग इश्क करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो ना इश्क करते हैं ना काम करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा अपने काम से इश्क करना पड़ेगा, ऐसा वक्त आज हमारे सामने आया है। लेकिन काम क्या है? आज इस मेले में हम लोग हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। याद करना तो एक काम है। क्या ये सवाल हम अपने आप से नहीं पूछेंगे कि हमारे देश के लोगों ने जो शहादत दी थी, क्या वो देश हम बना पाए हैं? मैं तो अपने आप से ये सवाल पूछता हूं तो बार बार ये जवाब मिलता है कि नहीं बना पाए हैं, अभी बनाना बाकी है। तो मेरी राय में, और मैं समझता हूं कि आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आपकी राय में भी वो देश बनाने का काम है और ये काम हमको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। सवाल है कि देश कैसा होगा, क्योंकि आजकल देश की अलग अलग परिभाषा दी जा रही है। अलग अलग झंडे के लोग, अलग अलग रंगों के लोग अलग अलग तरीके से देश को परिभाषित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ना सिर्फ हमको इस देश के संविधान के बारे में बात करना पड़ेगा, इस देश की जो खासियत है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और इस देश का संविधान क्या कहता है? इस देश का संविधान, इसकी प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग। ऐसा नहीं कहता है कि हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई लोग, हम बिहारी लोग, हम पंजाबी लोग। इस देश का संविधान कहता है हम भारत के लोग। और वो लोग, वो सभी धर्मों को मानने वाले, धर्मों को नहीं मानने वाले, वो तमाम जाति, संस्कृति, भाषा, बोली, रंग के लोग, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस देश की सीमा में रहने वाले लोग, उन लोगों से ये देश बनता है। और उनके जो हक अधिकार हैं, उन हक अधिकारों को दिलाना इस देश की सरकार का काम है, और उसको संघर्ष करके छीन लेना, अपने हक में ले लेना, ये हमारा काम है। ये काम हमको करना पड़ेगा। और क्या अधिकार हैं वो अधिकार हैं कि सबको बराबरी से जीने का हक है, अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का और अपने धर्म को नहीं मानने का हक है, खाने पीने का, रहने का, जीने का, बोलने का, तमाम तरीके की आजादी की बात की गई है। समानता की बात की गई है, मतलब किसी भी प्रकार की असमानता, चाहे वो इकोनॉमी के आधार पे हो, अर्थव्यवस्था के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो,
चाहे वो धर्म के आधार पे हो, किसी भी प्रकार की असमानता को, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, उसको खारिज करने की बात की गई है। और कहा गया है कि हम भाईचारे से रहेंगे, एक होकर। हमने संविधान की थोड़ी सी बात की है। अब आप मुझे बताइए कि जो इस संविधान को नहीं मानता, आप उसको क्या कहेंगे? बेशक इस देश के कानून की नजर में जो इस देश के संविधान को नहीं मानता, वो देश विरोधी है। हम लोग बार बार, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं, हम लोग उस विरासत की बात करते हैं, उस शहादत की बात करते हैं जिससे यह मुल्क बना है, उस आजादी के आंदोलन की बात करते हैं जिससे संविधान लिखा गया है, और उस संविधान पर इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देश विरोधी हम लोगों को कहा जाता है। कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को मानने से मना किया। वो लोग कहते हैं जिन्होंने इस देश के अंदर तिरंगे झंडे को जलाया, जिसको पाने को भगत सिंह ने अपनी जान दी, शहादत दिया, करतार सिंह सराबा ने अपनी जान दी, शहादत दिया, और वो तमाम गदरी बाबा जो इस मुल्क को आजाद कराना चाहते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी शहादत के याद में आप सब लोग बैठे हुए। जो लोग कहते हैं कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का देश होगा, और जब वो कहते हैं कि हिंदुओं का देश होगा, तो इसका एक मतलब समझ लीजिए कि वो हिंदुओं का देश नहीं होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में पहले क्या होता था? हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट थे, ऊंची जाति के लोग थे, उनके अलावे किसी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी। किसी भी इंसान को जो ऊंची जाति के नहीं हैं, उनको इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था। सवाल है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या दलितों को मंदिर जाने का अधिकार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? उनको हिंदू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये सवाल लोगों को आरएसएस से पूछना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, जो समानता और भाईचारा की बात की गई है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। और गैर बराबरी के आधार पर, जाति के आधार पर गैर बराबरी, लिंग के आधार पर गैर बराबरी, अर्थव्यवस्था के आधार पर गैर बराबरी को वो जायज ठहराना चाहते हैं। और इस बात को वो साबित करना चाहते हैं धर्म के आधार पे। क्या कहते हैं कि पूर्व जन्मों का फल है कि आपको इस जन्म में गरीबी झेलना पड़ रहा है। पूर्व जन्मों का फल है कि आप पुरुष नहीं, महिला के रूप में पैदा हुई हैं। ये पूर्व जन्म के नाम पे तमाम तरीके की जो इनकी साजिश है, जो गड़बड़ियां हैं, उसको ये सही साबित कर देना चाहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पंजाब में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब हिंदू धर्म के अंदर जो जातीय भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म करके लोगों ने सिख धर्म को अपनाया, और गुरुओं की कहानी की परंपरा के रूप में आपको शहीदों की कहानी सुनाई जा रही थी, उसी स्टाइल में, उसी पद्धति में। मुझे बताइए कि बाबा गुरु नानक देव जी के सपनों का क्या होगा? बाबा गुरु नानक देव जी को एक बार एक साहूकार ने कहा कि आइए हमारे यहाँ रोटी खाइए। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी रोटी खून से बनी हुई है, तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे, उस गरीब की रोटी खाएंगे जो मेहनत से उपजाई गई है। उस परंपरा का क्या होगा? उस लड़ाई का क्या होगा? ये सवाल जरा आप सोचिएगा। और पंजाब में जब हम देश की बात कर रहे हैं तो इस बात को कहना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा लोग अगर फौज में जाकर इस देश के लिए कुर्बानी देते हैं तो वो पंजाब के लोग हैं। मुझे बताइए कि पंजाब के किसान पूरे देश के लिए अनाज पैदा करें, सबका पेट भरें, उनका बेटा बॉर्डर पे जाकर के देश के लिए शहादत दे, जान दे दे, और उस पर राजनीति कौन करेंगे? मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी। पीठ कौन थपथपाएंगे? मोदी जी। और क्या कहेंगे रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री कहेंगे कि ये हमारे आरएसएस के ट्रेनिंग का नतीजा है कि हम इतना बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए। प्रधानमंत्री साहब, एक बार अपना सूट खोलिए 9 लाख वाला, फौजी का वर्दी पहनिए,
2 मिनट में समझ में आएगा कि गर्मी कैसी होती है और ठंडा कैसा होता है। और आप कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग, आरएसएस की ट्रेनिंग आर्मी की ट्रेनिंग से ज्यादा बेहतर है। 1925 से लाठी घुमा रहे हैं, अपना हाफ पैंट संभला नहीं, उसको फुल पैंट करवाए हैं, और आप जो है देश संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि देश का विकास हो। आपको मंदिर बनाने के नाम पे वोट नहीं दिया है, इस मुगालते में आप मत रहिएगा। आपने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, इस नाम पे लोगों ने आपको वोट दे दिया है। अगर 5 साल में 15 लाख नहीं आया तो समझ लीजिए आपका वही होगा जो दूसरे लोगों का इस दूसरे राज्यों में किया गया है। यह बात आप दिमाग में रखिएगा। इतना आसान नहीं है इस देश की जमहूरियत को खत्म कर देना, इतना आसान नहीं है हमारे आजादी के आंदोलन के इतिहास को भुला देना। और जब आजादी के आंदोलन के इतिहास की बात करते हैं तो मैं कई बार पूछता हूं कि कोई कच्छाधारी हाफ पैंट वाला हमको आकर के बताए कि उसके संगठन से कौन आदमी जान दिया है इस देश के लिए। यह सवाल मैं उससे पूछता हूं। आप लोग शहादतों को याद कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। मुझे बताइए, एक भी आदमी जो शहीद हुआ हो और बड़ी चालाकी से मरे कोई, पीठ कोई और थपथपाए। प्रधानमंत्री जी दीपावली मनाने के लिए गए थे, कहां? सेना के पास। प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात है, उन शहीदों के घर भी जाइए जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जरा जाकर के वहां भी दीपावली का दीप जलाइए। और शहीदों के नाम पे जो दीप जलाया गया है ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आइए, एक दीप जलाते हैं उन किसानों के लिए भी जो खेतों में आत्महत्या करने को विवश हैं। एक दीप जलाते हैं उन मजदूरों के नाम भी जिनको उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। एक दीप जलाते हैं उन दलितों के नाम भी जिनको कभी भी इंसान होने का दर्जा नहीं इस देश में दिया जाता है। एक दीप जलाते हैं उस महिला के नाम भी जिसको हमेशा दोयम दर्जे का समझा जाता है। और मोहन भागवत साहब कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साहब, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती तो खेती का आविष्कार नहीं होता, अगर खेती नहीं होती तो सभ्यता नहीं आती। आप सभ्यता को नकारने वाले लोग हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आइए दीप जलाते हैं उन बच्चों के नाम जिसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, जिसका बाप चूड़ी बेचता है, जिसकी मां सिलाई मशीन का काम करती है, दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन धोती है, उसका बच्चा अपनी मेहनत से अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है और अपनी जान देने को विवश हो जाता है। वो जान देता नहीं है, उसकी जान ली जाती है। एक दीप उसके नाम भी जलाते हैं। एक दीप जलाते हैं इस देश के वो लाखों करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी की मार से मर रहे हैं और उनको आज तक रोजगार नहीं दिया गया है। और क्या कहा था आपने? आपने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। मोदी जी सिर्फ इतिहास में ही फेल नहीं किए हैं, इनका गणित भी बहुत खराब है। यह बात मैं आपको बता देता हूं। ये बोले थे 2 करोड़ रोजगार, कितना पैदा हुआ? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो बोल देंगे कि देश विरोधी बोला है। ये उनका सरकारी आंकड़ा कहता है कि पिछले साल सबसे कम रोजगार पैदा हुए, पिछले 5 सालों में कुल रोजगार पैदा हुए 1,35,000। मोदी जी बताइए 2,000 रोजगार कहां है? 2 करोड़ रोजगार कहां है? रोजगार पैदा नहीं हुआ, लोगों के खातों में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा। बुलेट ट्रेन भी अभी तक चली नहीं है, कही जा रही है। अब सारी की सारी राजनीति किसके नाम पे होगी? पाकिस्तान के नाम पे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को आज यदि हम दुनिया के नक्शे से मिटा दें तो हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारी भूखमरी मिट जाएगी, हमारी बेरोजगारी मिट जाएगी, हमारे देश के अंदर जो जातीय उत्पीड़न है वो खत्म हो जाएगा, महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार बंद हो जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। साहब, जो अपनी मार से मर रहा है उसको क्या मारोगे? पाकिस्तान में रोज बम ब्लास्ट होता है,
सिया मार दे सुन्नी को, सुन्नी मार दे सिया को, और जो बच जाए उसको मार दे पाकिस्तान की मिलिट्री, और जो उससे बच जाए उसको भूखमरी मार दे, उसको आप क्या मारेंगे? दरअसल मसला क्या है? मसला यह है कि मोदी जी चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे नहीं मालूम, लेकिन इनको चाय पे चर्चा बहुत पसंद है। तो ये क्या किए, ये जब प्रधानमंत्री बने तो सोचे जरा नवाज शरीफ के साथ चाय पी करके आते हैं, और चले गए। बिरयानी भी खाई, चाय भी पिया, और आम भी लेकर के आ गए। साथ ही साथ एक समझौता भी कर लिया कि ऐसा करते हैं, थोड़ा युद्ध खेलते हैं। इधर तुम चुनाव जीत जाना, उधर हम चुनाव जीत जाएंगे, गरीबी भाड़ में जाए। ये बड़ा अच्छा टैक्टिस है। चुनाव जीत कर आइए विकास के नाम पे। आपको पता है कि विकास नहीं हो सकता। विकास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विकास जो है, विकास को गिरवी रख लिया गया है अंबानी और अदानी के द्वारा अपने घरों में। और ये अंबानी और अदानी जो है, इनको चंदा देता है उड़न खटोला पे उड़ने के लिए, जिसपे उड़ करके ये दुनिया का परिक्रमा कर रहे हैं। और ये उतरेंगे उस परिक्रमा से, उस उड़न खटोला के नीचे 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा, तब पूछेगी जनता कि मोदी जी कहां विकास, दिख नहीं रहा। अच्छा दिन तो बोलिए ही मत, अच्छी रात भी नहीं बीत रही है, क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आती है। न दिन अच्छा, न रात अच्छी, न पड़ोसियों से संबंध अच्छे। तो ऐसे में तो लोग पूछेंगे, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार आर्मी के कंधे पे बंदूक रख करके लड़ी जाएगी। मोदी जी, आर्मी तो अपने कंधे पे बंदूक हमेशा लेकर के चलती थी, उसका इस्तेमाल इस देश की रक्षा के लिए होता था। आप बखूबी उसका इस्तेमाल इस देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ये बात समझ रहे हैं, और जब हम समझ रहे हैं तो हमने लोगों के बीच जाकर समझाने का खतरा उठाया है, क्योंकि मुक्तिबोध कहते हैं कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, और हमने ये खतरा उठाया है। आप कुछ भी कह लीजिए, आप देशद्रोही कह लीजिए, ऐसा लगता है जैसे आजकल बीजेपी वाले ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं। कुछ भी आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, कहेगा कि पाकिस्तान जाओगे क्या? ऐसा लगता है जैसे इनका ताऊ वहीं पे रहता है, हर बात पे आपको पाकिस्तान भेजेगा। भाई, मैं रहता हिंदुस्तान में हूं, पैदा हिंदुस्तान में हुआ, बात हिंदुस्तान की करता हूं, तुम पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते हो? बताओ कितना घूस लिए हो, बताओ तो ये एजेंटी चलाने का। ये सवाल जब उनसे पूछेंगे तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और तब वो क्या कहेंगे कि 2.5 साल पहले तुम लोग क्यों नहीं बोलते थे जब बीजेपी की सरकार नहीं थी? हम बोले तुम अपनी तरह हम लोगों को मत समझो। हम तब भी बोलते थे जब अंग्रेज थे, हम आज भी बोल रहे हैं जब अंग्रेजों के चमचे सत्ता पे बैठ गए हैं। और भगत सिंह ने कहा था कि गोरे लोग चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज राज करेंगे। और ये जो लोग हैं, इनके इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है सोच बदलो देश बदलेगा। तो कौन सी सोच ले लें? आरएसएस वाली सोच ले लें, जो कहता है कि मनुस्मृति जो है वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। आरएसएस वाली सोच ले लें, जो कहता है कि महिलाओं और पुरुषों में गैर बराबरी होनी चाहिए। आरएसएस वाली सोच ले लें कि कहें कि इस देश के अंदर जितनी समस्या है उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो अल्पसंख्यक हैं। आरएसएस वाली सोच ले लें कि अपनी जो संप्रभुता है, जिसको हमने लड़ करके हासिल किया था, उसको इजराइल और अमेरिका के हाथों गिरवी रख दें। भैया, ऐसा सोच नहीं चाहिए। अपना सोच अपने पास रखिए, और हम जो अपना सोच तैयार करते हैं, इस देश के संविधान के हिसाब से हमको अपने देश के संविधान के हिसाब से जीने दीजिए, उसी तरीके से हमको सोचने दीजिए। उसी सोच से देश बदलेगा, आपके सोच से देश नहीं बदलने वाला है। आजकल एक नई खबर आई है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मास्टर माइंड पकड़ा गया है। और वो मास्टर माइंड कैसा होता है कि बिल्कुल बेवकूफ की तरह पकड़ा जाता है। मेरे मन में ये बड़ा सवाल रहता है कि ये कैसा मास्टर माइंड है भाई कि बेवकूफ की तरह पकड़ा जाता है। कल की एक खबर है, भोपाल पुलिस ने
ऐसा पुलिस कहती है, मैं नहीं कहता। 8 आतंकियों को मार गिराया जो जेल तोड़ करके भाग गए थे। भाई साहब, या तो अंग्रेजों की तुलना में हमारे जेल कमजोर हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेज के समय में लोग जेल तोड़ नहीं पाते थे, या हमारी पुलिस जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गई है। देखिए कितनी अच्छी कहानी है, इतना बड़ा आतंकवादी जेल तोड़ दिया उसने, लेकिन कितना बड़ा बुद्धू है कि 8 एक ही जगह पे जाकर के पुलिस को मिल गया। सपोज कीजिए कि मैंने जेल तोड़ा और अपने साथ 7 साथियों को भगाया, तो कहेंगे ना कि भाई अलग अलग दिशा में चले जाओ, पकड़े जाएंगे तो 1-2 पकड़े जाएंगे, 1-2 बच जाएंगे। लेकिन वो सब कहा कि नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जैसे प्रेमी युगल हों। उसके बाद ये खबर आई है कि जेल तोड़ दिया, गार्ड को मार दिया, लेकिन सारे कैदी जो जेल में थे वो सब लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। वो बोले हम जेल में ही रहेंगे, नहीं भागेंगे। बताइए, ऐसी कहानी अगर इस देश में सुनाई जा रही हो और फिर नकली 56 इंच के सीने को थपथपाया जा रहा हो, तो आप बताइए कि देश कहां जा रहा है। और बार बार विचार कीजिए कि क्या यह करतार सिंह सराभा के सपनों का देश है? क्या यह भगत सिंह के सपनों का देश है? क्या यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश है? यह बात आपको बार बार पूछनी पड़ेगी। मैं तो पूछता हूं तो दुखी हो जाता हूं, और दुखी होकर के कुछ और दुखी लोगों से मिलता हूं तो कहता हूं कि चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम ठहरे हुए पानी में कंकड़ तो मारेंगे, थोड़ी तो हलचल होगी। और जब ये करते हैं तो कहते हैं कि आप पढ़ने लिखने आए हैं, राजनीति मत कीजिए। मजेदार बात यह है कि ये वो लोग कहते हैं जो राजनीति करते हुए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए हैं। मतलब आप करिए तो बहुत बढ़िया, हम करें तो बहुत खराब। माने आप कभी सुने हैं कि कोई डॉक्टर कहे कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर कहे कि मेरा बेटा इंजीनियर ना बने, कोई आईएएस कहे कि मेरा बेटा आईएएस नहीं बने। इस देश में 2 लोग हैं, एक किसान कभी नहीं कहता है कि मेरा बेटा किसान बने, और दूसरा राजनीतिक कभी नहीं कहते हैं कि मेरे बेटे के अलावे दूसरा कोई राजनीति करे। ये एक बड़ा जो है सिमिलरिटी आपको दिखेगी। मतलब अब परंपरा देख लीजिए, मंत्री जी का बेटा दोबारा मंत्री होगा, मुख्यमंत्री जी का बेटा दोबारा उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आम इंसान राजनीति नहीं अपने हक की बात करना शुरू कर दे तो कहेंगे कि राजनीति मत कीजिए। अरे नहीं करेंगे मोदी जी, आप ही कीजिए राजनीति, हमको बस हमारा हक दे दीजिए, आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करा दीजिए, हम राजनीति नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए, हरिशंकर परसाई ने कहा कि भेड़ियों ने ठेका ले लिया है भेड़ों का कि हम उसको नहीं खाएंगे, तो भेड़ों ने समझा कि अब अपनी सुरक्षा की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो अब भेड़िया खुद करेंगे। ये कुछ ऐसी ही बात है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी उन लोगों ने ले ली है जिनसे हमको सबसे ज्यादा असुरक्षा है, और जब हम अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होते हैं तो वो कहते हैं कि चिंतित मत होइए, आप हमारी कस्टडी में हैं। आज से नहीं साहब, हम तो हजारों साल से आपकी ही कस्टडी में हैं। मेहनत करते हैं, मजूरी करते हैं, इस देश को, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और जब अपना हक मांगते हैं तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। और ये हक मांगने की जो बात है, अगर ये राजनीति है तो दावा ठोक के कहता हूं कि करूंगा, पूरे मन से करूंगा और आपके खिलाफ करूंगा, और आप ये साजिश करना बंद कर दीजिए। अगर राजनीति करना इतना ही खराब था तो भगत सिंह कॉलेज छोड़ करके क्यों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आए? राजनीति करना इतना ही खराब था तो गांधी जी के आह्वान पे तमाम लोग स्कूल कॉलेज छोड़ करके देश के आजादी के आंदोलन में क्यों हिस्सा लिए? और जब हम देश के आजादी के आंदोलन का हिस्सा लेने की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, तो ये तुरंत कह देंगे
कि कुत्ता तुम अपनी तुलना शहीदों से मत करो, तो मैं इनको कहता हूं कि मैं अपनी तुलना शहीदों से कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि शहीदों ने जिन रास्तों को चुना है उस रास्ते की अगर हम धूल बन पाए यही बहुत है कि उसके ऊपर क्रांतिकारिता करने वाले लोग आगे बढ़ के चल पाए। तुलना हम सिर्फ और सिर्फ उनके विचारों से कर रहे हैं, उनके सपनों से कर रहे हैं जो उन्होंने देखा था। उनका सपना यह नहीं था कि इस देश के अंदर एक दलित को दलित होने के चलते आत्महत्या करनी पड़ेगी, एक महिला को महिला होने के चलते बार बार यौन शोषण का और बलात्कार का शिकार होना पड़ेगा। इस देश के अंदर जो सबके लिए अनाज पैदा करता है उन किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस देश के अंदर एक इंसान को मांस के नाम पे मार दिया जाएगा। इस देश के अंदर मरे हुए जानवर के नाम पे लोगों को जानवर की तरफ पीटा जाएगा। क्या यही सपना देखा था? मैं समझता हूं, जहां तक मेरे इतिहास की जानकारी है, और मैं इतिहास में फेल भी नहीं हुआ हूं मोदी जी की तरह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और भगत सिंह ने यह सपना नहीं देखा था। उनका सपना था सबके लिए बराबरी का देश, लोगों को उनके जाति और धर्म के आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा, उनके लिंग और भाषा के आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा। अगर यह शोषण चल रहा है तो इसका विरोध करना यह हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है, और अगर यह विरोध हम नहीं करते हैं तो दिनकर ने एक जगह लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। साहब, न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होने जैसा कोई टर्म नहीं होता है। आपके सामने अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है और आप चुप्पी साधे हुए हैं तो आप भी बराबर जिम्मेदार हैं, आप मदद कर रहे हैं उस आदमी को यह अत्याचार करने के लिए। इस देश के अंदर अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अगर इस देश के अंदर युद्ध के नाम पे एक उन्माद खड़ा करके लोगों को उनके बुनियादी हक से अगर वंचित रखने की साजिश की जा रही है, इस देश के अंदर पहचान के आधार पे अगर लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, अगर लोगों का हक हुक मार करके उनके अधिकारों से उनको वंचित करके दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, और आप अगर चुप बैठे हैं तो आप उन अत्याचारियों के साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ एक कवि हुआ करते थे, विद्रोही जी, वो कहते थे, उधर मत जाइए इधर आइए, ये लाइन खींची हुई है, उस तरफ लूटने वाले लोग हैं, इस तरफ लूटने वाले लोग हैं, तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। और पास कहते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, अपना रास्ता तय कर लीजिए कि लूटने वालों के पक्ष में खड़े होंगे कि लूटने वालों के पक्ष में खड़े होंगे। और हमको लगता है कि इस देश के अंदर वो नारा फिर से बुलंद की जाएगी, उसका संकल्प इसी मेले से लिया जाएगा कि लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला करा जाएगा। इस बात को हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर ये हम सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं तो बेशक हमको बहुत सारे खतरे उठाने पड़ सकते हैं, और उन खतरों को अगर हम उठा करके लोगों के बीच जाने के लिए तैयार हैं, तब हमको अपने आउटलुक पे भी विचार करना पड़ेगा। और जब हम आउटलुक की बात करते हैं तो आज मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। हम आप सब लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि 250 लोग जिनको 10,000 रुपए पे मिनिमम वेतन भी उनको नहीं दिया जाता, बहाल करके इस देश के अंदर लोगों को गालियां दिलवाई जाती है। आप वॉलंटियरली उन लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पे जाइए और इस देश का जो इतिहास है उस इतिहास को लोगों को बताइए कि यह देश सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, जितना ईसाइयों का है उतना ही बुद्धिस्टों का, जैनियों का, पारसियों का और उन लोगों का भी है जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। ये बात आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये गंभीर दौर है। गंभीर दौर इसलिए है कि आज के समय में ऐसे लोग सत्ता पे बैठे हैं जिनके सपने पे भगत सिंह या अंबेडकर नहीं हैं, जिनके सपने में मुसोलिनी और हिटलर हैं, और वो इस सिद्धांत पे चलते हैं कि 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग किसानी करते हैं। मुझे बताइए कि धान का पेड़ लगा करके 1000 बार बोलें कि इससे गेहूं पैदा हो जाएगा, पैदा होगा? नहीं पैदा होगा।
झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। इसका पर्दाफाश एक दिन होगा, लेकिन अगर वक्त के पहले इसका पर्दाफाश कर लेंगे तो शायद समाज का, देश का नुकसान को हम कम कर पाएंगे। इसीलिए गला फाड़ फाड़ करके तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा का दौर है। ये ऐसा दौर है जहां पर उदारवादी लोग, रेशनल लोग, तार्किक तरीके से सोचने वाले लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और ये हमला सिर्फ देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। आप कभी सोचिएगा, पंजाब से बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा जाते हैं कि वहां पर एक बड़ी सी मूर्ति लगी है जिसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी मतलब आजादी, उदारवादी। और वहां पर एक डफर जैसा आदमी राष्ट्रपति का कैंडिडेट है जो कहता है कि चुन करके आएंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि नॉन अमेरिकन को यहां से मार करके भगा देंगे। उसका जवाब क्या होना चाहिए? तुम वहां नॉन अमेरिकन को मारो, हम यहां अमेरिकन प्रोडक्ट को मारेंगे, 2 मिनट पे जगह पे आ जाएंगे वो लोग। मने ठंडा मतलब कोका कोला, हमारी रस्सी की तुलना में कोका कोला हिंदुस्तान में बिकेगा। और हमारा पंजाब, हरियाणा और बिहार का आदमी जाकर के न्यूयॉर्क में काम नहीं करेगा, चमचमाती सड़क पे, चमचमाती कार पे चलने का मजा नहीं लेगा। अरे बुर्बक ट्रंप, ये होने वाला नहीं है। तुम हमको नहीं आने दोगे, हम तुम्हारा उत्पाद नहीं आने देंगे। तो आमने सामने करके देख लेते हैं कि क्या होता है। पूरी दुनिया में ये हमला चला है और ये हमला है वित्तीय पूंजी का। थोड़ा भारी सा शब्द है, टर्म है। वित्तीय पूंजी का मतलब ये है कि बिन कमाए करोड़पति, बिन कमाए माला माल। पैसा से पैसा पैदा होगा, पैसा कभी भी रोजगार पैदा नहीं करेगा। और जब ज्यादा बेरोजगारी देश में पैदा हो जाएगी तो मुझे बताइए कि फिर उन बेरोजगारों को 10,000 रुपया दे करके उनके शरीर में बम बांध करके कहीं भी ब्लास्ट क्यों नहीं करवाया जा सकता है? एक लाइन है, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न सबका सम होगा। नर लिखा हुआ है, सब कर देते हैं। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न सबका सम होगा। समाज के अंदर अगर गैर बराबरी रहेगी तो गरीब बच्चों को पकड़ करके चोरी भी कराई जा सकती है, डकैती भी कराया जा सकता है, उसको आतंकवादी भी बनाया जा सकता है। अगर हम समाज में शांति चाहते हैं तो हमको बराबरी की बात करनी पड़ेगी। और दूसरा कि इस देश के अंदर 65% लोग 30 वर्ष से कम आयु के हैं। उनके सामने अगर सबसे बड़ा कोई सवाल है तो वो रोजगार का सवाल है। यहां फिर से मैं पंजाब को सैल्यूट करना चाहता हूं कि पंजाब के नौजवानों और विद्यार्थियों ने एक आंदोलन छेड़ा है। भगत सिंह के नाम पे एक गारंटी रोजगार योजना चलाने की बात की गई है, बनेगा कहा गया है। और उसको लेकर के नवंबर में एक बड़ी रैली दिल्ली के अंदर की जा रही। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में इस सवाल पे शामिल हों और हम कहें कि जब इस देश के अंदर संसद भवन सरकारी, मोदी जी का सूट सरकारी, उनका गाड़ी सरकारी, तो हमारी शिक्षा सरकारी क्यों नहीं? और जब इस देश के अंदर सबको, हिंदू हो या मुसलमान हो, बराबरी का हक दिया गया है तो सबको बराबर की शिक्षा क्यों नहीं दी जाएगी? और बार बार मोदी जी अमेरिका जाते हैं, कनाडा वनाडा भी घूम लिए हैं, तो वहां पर पड़ोसी स्कूल प्रणाली को विकसित किया गया है, नेबर स्कूल सिस्टम। नेबर स्कूल सिस्टम का मतलब यह है कि मान लीजिए हम इस गांव में रहते हैं तो इस गांव में रहने वाले सब लोग, चाहे जाट सिख हो या नॉन जाट सिख हो, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ये नेबर स्कूल सिस्टम है। इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करना चाहिए। और जो जितना पढ़ पाए, हर कोई तेंदुलकर थोड़ी बनता है, ना हर कोई लता मंगेशकर बन पाता है, हर कोई भगत सिंह भी नहीं बन पाता है। तो हम जितना ही कर पाए, जितनी शिक्षा हम ले पाए, उतनी योग्यता के हिसाब से हमको रोजगार दिया जाए। और अगर नहीं दे सकते तो, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि फंड नहीं है। अभी आपको पता चला होगा कि एक मिस्त्री जी का ईमेल आया है, कितना 1000 करोड़ का हेरा फेरी किया गया है, और वो जो मालिया है वो 9000 करोड़ माल लेकर के भाग गया है। तो इतना 1000 करोड़ रुपया इस देश में है, फिर भी अगर फंड का रोना आप रोते हैं तो मोदी जी 900 का सूट पहन लीजिएगा, 9 लाख का पहनने का क्या जरूरत है? कपड़ा का काम तो तन ढकने का ही है ना, काफी पैसा बच जाएगा।
उन पैसों से, पैसों का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, सरकारी अपव्यय जो हो रहा है, उसको रोक करके आप नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दीजिए, ये हमारा सवाल है। और इन दोनों सवाल पे हमको लगता है, शिक्षा के सवाल पे और रोजगार के सवाल पे, हम तमाम नौजवानों को एकजुट होना चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि आप बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। यही हमारा सपना है। और ये सपना इसलिए है कि कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, करने को काम नहीं, पढ़ने को किताब नहीं, तो भजन कैसे होगा। इस भजन को अगर चलते रहना है तो ये जरूरी है कि सबको रोजगार दिया जाए। और ये जो मंदिर मस्जिद, गाय बकरी, घोड़ा गधा का जो खेल खेला जा रहा है, ये खेल बंद किया जाए। जो जो खाना चाहता है खाए, जो जो पहनना चाहता है पहने। अब बताइए, मोदी जी के पास हम जाएं और उनको कहें कि आज से आपको एक गिलास बड़ा वाला पटियाला पैक लस्सी पीना पड़ेगा, रोज पिएंगे? कहेंगे नहीं, हमको ढोकला चाहिए। तो आपको जब ढोकला खाने से नहीं मना किया जा रहा है तो आप दूसरे लोगों को लस्सी पीने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये खान पान की आजादी पे रोक नहीं हो, लोग अपनी जिंदगी को अपनी आजादी से जी पाएं और जो बराबरी का हक ये संविधान देता है उसको हम एक्सेस कर पाएं, उसकी पहुंच तक हम हो और उसको हम अपने जीवन में उतार पाएं। ये सब करना इसलिए जरूरी है कि बार बार जब चुनाव आएगा तो शिक्षा और रोजगार का सवाल पीछे छूट जाएगा और जाति और धर्म का सवाल पहले आ जाएगा। तो थोड़ा हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। मेरा नाम कन्हैया है और मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैं गर्व से नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं। कहने की जरूरत नहीं है, हिंदू हूं तो हूं, गर्व से कहने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं और राम राम से जो जय श्री राम पे छलांग लगाते हैं ये संघी लोग, इसको जरा समझने की जरूरत है। राम राम जब आप बोलते हैं तो वो आपके इस देश की संस्कृति है। और जय श्री राम बोल करके जब आप कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मतलब मंदिर से मतलब नहीं है, सरकार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और धर्म की बात मैं कर देता हूं, कौन सा ऐसा हिस्सा है हमारे देश का हिंदू धर्म के हिसाब से जिसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया? और कौन कहता है देश का? हम तो कहते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया। जब पूरे ब्रह्मांड को ही ब्रह्मा ने ही बनाया, तुमको भी ब्रह्मा नहीं बनाया, तुमको भी राम नहीं रचा है, तो तुमको टेंडर कौन दिया है राम मंदिर बनाने का? जरा ये बताओ तो। ये राम मंदिर बनाना इसलिए है कि धर्म के नाम पे लोगों से वोट ले लेना है। ना मंदिर बनाएंगे ना रोजगार देंगे, मतलब इनके हाथ में ना धन सुरक्षित ना धर्म सुरक्षित। इसीलिए भाई साहब, मुख में राम बगल में नाथूराम से थोड़ा बच करके रहिए। और पंजाब में कुछ होने वाला है, जानते हैं आप लोग क्या होने वाला है। जो भी होने वाला है उसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार वोट जो है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे मांगा जाएगा। वोट जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पे मांगा जाएगा। वोट जो है इन्होंने जो कुछ नहीं किया है, जाकर के सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, उसके नाम पे बोला जाएगा। मतलब स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जब ये सब बोला जाता है तो हम लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक बात आता है, कितना बढ़िया जुमला है, बहुत बढ़िया जुमला है। तो ये जो जुमलेबाजी की गई है, इस जुमलेबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि एक साधारण सा विद्यार्थी हूं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं हर बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और एक बार किसी सभा में आकर के भाषण दे देने से देश नहीं बदलता है, ना देश को हम सुरक्षित रख पा सकते हैं। क्या होना चाहिए उसको तो छोड़ दीजिए, जो है, जो बचा हुआ है, उसको ही बचाने का सवाल है। और एक अदराइजेशन का दौर चलता है। अदराइजेशन का मतलब कि आप पगड़ी लगाए हुए हैं, हम नहीं लगाए हुए हैं, तो आपको यह बताया जाएगा कि आप में और हम में फर्क है, आप अलग हैं और हम अलग हैं। मतलब बिहार का आदमी पंजाब में पीटा जाए तो कोई पंजाब का आदमी नहीं कहेगा कि इसको मत पीटो, और कोई पंजाब का आदमी अगर बिहार में पीटा जाए तो कोई बिहारी नहीं बोलेगा कि इसको मत पीटो।
कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे नहीं है। वहां के स्कूल बंद हैं, ये हमारे लिए सवाल नहीं है। वहां पे साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ये उसका डिस्कशन हम नॉर्थ इंडिया में नहीं करेंगे। वेस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, उसका डिस्कशन हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, उसका डिस्कशन हम दिल्ली में नहीं करेंगे। ये अदराइजेशन का दौर है। जब मुसलमान मारे जा रहे हैं तो हम चुप हैं, तो हमको याद रखना चाहिए कि एक दिन हमारी भी बारी आएगी। ये जो अदराइजेशन का दौर है, जहां एक को दूसरे से अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, वहां हम लोगों को एकता की बात करनी पड़ेगी। हम पगड़ी बांधें या ना बांधें, पेट तुम्हारा भी है, पेट हमारा भी है, और जो लोग हमारी पेट पे लात मार रहे हैं उनको घुमा के लात मारने की जरूरत है। ये सवाल हम लोगों को उठाना पड़ेगा। और इस अदराइजेशन के दौर में अगर हम यूनिटी की बात करते हैं तो हमें किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हमने कहा आपको झूठ और प्रोपेगेंडा का दौर है। आपको कहा गया होगा कि हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, हमने देश को तोड़ने की बात की, हमने आर्मी के खिलाफ बोला, और मैं भाषण दे करके आपको सच नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि साध से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कई बार साधन हो जाता है। इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे पहुंच रहा है उसके ऊपर जरूर एक बार आप विचार कीजिएगा कि आखिर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया। ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने, कुछ सरफिरे लोगों ने, मैं सरफिरा ही कहता हूं उनको, क्योंकि इस दौर में कोई और बात बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात बोलिए, आरएसएस भगाओ, देश बचाओ, बाकी कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है। इस दौर में कुछ लोगों ने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया। क्या हमारा देश लस्सी का ग्लास है कि कोई आए और उठा करके पी ले? कि ढोकला है मोदी जी, काटा चम्मच लगाएंगे और उसको खा लेंगे? 5000 साल से ज्यादा का इतिहास है इस देश का। कुछ लोगों के कह देने से देश टूट जाएगा। चलिए, आपके लिए और आपके वो मीडिया चैनल जिनको आपने राज्यसभा पहुंचाया है उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल था, और आपने 24 घंटा चलाया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 9 महीने हो गए हैं, उन लोगों के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया गया? अगर ये इतना बड़ा सवाल था तो पुलिस ने अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं किया, जबकि पुलिस को 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करना होता है। कहते हैं कि बिना आग का धुआं आएगा कैसे, और ये लोग कुहासा को धुआं समझने की गलती समझ लिए। जब कुछ हुआ नहीं तो आएगा क्या? चलिए इंतजार करते हैं। दूसरा सवाल कि कितनी बड़ी साजिश है। मेरा बाप खेत में मर गया, मतलब काम करते करते बीमार हो गया है। मेरा भाई, मेरे परिवार से मैं आपको बता दूं 16 लोग आर्मी में हैं, और उसमें से आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी, उसमें से मेरा एक भाई मणिपुर में सीआरपीएफ में था, वो शहीद भी हो चुका है। और मैं जानता हूं कि शहीद हुए परिवारों के साथ क्या होता है। अभी इन्होंने किया था कि जो विकलांगता पेंशन है उसको इन्होंने कम कर दिया था, और 70% की कटौती की गई थी। मतलब जिसको 100 रुपया मिलता था उसको 30 रुपया मिलेगा। इन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। कितने महीनों से लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पे बैठ करके संघर्ष कर रहे थे। मतलब बाप खेत में मर जाए, भाई सीमा पे मर जाए, और उसका भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस साजिश को समझ जाए कि उनके लाशों के ऊपर शहादत की जा रही है, उनके लाशों के ऊपर इस देश के अंदर राजनीति की जा रही है, वो बोलने लगे तो उसको देश विरोधी और आर्मी विरोधी साबित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को आप समझिए। इस साजिश को समझना इसलिए जरूरी है कि जो है हम शायद उसको भी नहीं बचा पाएंगे। अगर हम बचाना चाहते हैं इस देश को तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, और इस देश के अंदर जो हमारा संविधान है, जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को हमको सच करना पड़ेगा। अगर हम प्रस्तावना को जमीन पर उतारने के लिए तैयार हैं तो हम कहते हैं कि इस देश को बेहतर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इस देश को हम जरूर बेहतर बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, एक अंतिम बात करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि वो जो कहानी पे मैं दोबारा आता हूं, जो गीत सुनाई जा रही थी
कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, तलवार की धार पे चलना पड़ेगा। और अगर तलवार पे की धार पे चलने की हिम्मत है हमारे अंदर, अगर हम बोलने के लिए तैयार हैं, तो हमको कोई हरा नहीं सकता है। और दुष्यंत कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तब पत्थर अगर मारना ही है तो पत्थर आर्मी पे नहीं, पत्थर उस विचारधारा पे मारिए जिन्होंने इस देश को तोड़ा है, इस देश को बर्बाद किया है। वो पत्थर बेशक पहुंचेगा और उस पत्थर से हम उस अन्याय की इमारत को तोड़ करके न्याय की इमारत को बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, शहीदों के रास्ते आगे बढ़ो, शहीदों की शहादत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।